आगे बढ़ते हैं। टेबल 2.1 अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीज दिए हुए हैं, जो कॉमन जो आदमी में बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो दिए हुए हैं। ठीक है, टीबी उस ह्यूमन डिसीज का नाम, वो किस कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, मतलब वो एक हेल्दी आदमी को कैसे मिलता है, मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड आदमी के थ्रू, और उसको हम प्रिवेंट करने के लिए या बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस बीमारी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की, तो इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होता है वो बैक्टीरिया की कैटेगरी है, हवा के थ्रू ट्रांसमिट होता है, मीजल्स वायरस के थ्रू, वायरस बैक्टीरिया है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, चिकन पॉक्स जो है वायरस बैक्टीरिया है, और हवा या कांटेक्ट के थ्रू, आपसी कांटेक्ट के थ्रू भी, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी होता है, और पोलियो ये वायरस के थ्रू ही होता है और हवा और पानी दोनों के थ्रू होता है। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो यहां दिया हुआ है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब पेशेंट को बिल्कुल ही अलग थलग रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, पेशेंट की जो अपनी चीजें हैं, इस्तेमाल की रोजमर्रा में चीजें हैं, उनको भी उनसे, बाकी जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं, उनसे दूर ही रखना है। और उसका वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीन दिलाना है, वही उसका इलाज है। अगला ह्यूमन डिसीज अगर हम देखें, कॉलेरा और टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होते हैं, वाटर फूड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी खाने से और पानी से ट्रांसमिट होता है कॉलेरा और टाइफाइड। इसको हम प्रिवेंट करने के लिए या रोकथाम के लिए क्या करते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब अपने को साफ सुथरा अच्छे से रखना और स्वच्छता के अच्छे से नियम अपनाना। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाना, एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से पका हुआ खाना खाना और बॉइल पानी पीना, ये इसके रोकथाम के तरीके हैं। और वैक्सीनेशन लेना। डिसीज है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस की वजह से ही होता है और पानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को आपको बॉयल कर लेना है और वैक्सीनेशन लगवाना है। अगला ह्यूमन डिसीज है मलेरिया। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से और मच्छरों की वजह से एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी में ट्रांसमिट होता है। इसके लिए हमें मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल, मॉस्किटो रेपेलेंट यानी वैसे चीजें जिसके स्मेल से मॉस्किटो यानी मच्छर भाग जाता हो, इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने से और घर के आसपास साफ सफाई रखने से हो सकता है। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general method of prevention are shown in table 2.1, जो कि हमने अभी पढ़ा। Disease causing microorganisms in animals, ये तो humans की बात हो गई। अब आ गया animals की बात। Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also in other animals. कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो केवल आदमी में और प्लांट्स में, ह्यूमंस में और प्लांट्स में ही डिसीज नहीं यानी बीमारी नहीं फैलाते हैं, वो कई जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे, एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाला एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रैक्स। और दूसरा जो जानवरों में होता है उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीज। ये जानवरों में होने वाला बहुत ही भयानक रोग है। तो दो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एंथ्रैक्स एंड एफएमडी भी उसको बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज। एंथ्रैक्स जो है ये ह्यूमंस में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है, लेकिन ये फुट एंड माउथ डिसीज जो है ये केवल
एनिमल्स में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब पौधों में जो डिसीज कॉज होते हैं, एनिमल्स में जो हो गया वो तो एंथ्रेक्स हो गया, और फुट एंड माउथ डिसीज, एफएमडी भी जिसको बोलते हैं, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज। और प्लांट्स में जो हो गया, प्लांट्स में जो डिसीज आने हैं उनको अभी हम स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज। Several microorganisms causes disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पौधों में भी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे गेहूं के पौधे, धान यानी राइस के पौधे, पोटैटो आलू के पौधे, शुगर केन, ठीक है, गन्ना, ऑरेंज संतरा, एप्पल सेव, और भी अलग अलग पौधों में। द डिसीज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। वो जो ये जो डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये करता क्या है? नंबर 1, रिड्यूसेस देयर यील्ड। मतलब इनका जो पैदावार है, यील्ड का मतलब हिंदी में अगर बोले तो हम पैदावार, इन पौधों का जो पैदावार यानी, और कुछ जो है केमिकल्स इस्तेमाल अगर हम उन पे करते हैं तो उनको हम खत्म भी कर सकते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनको जो कि पौधों को बीमारी, जो कि पौधों में बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पौधों में होने वाले बीमारियों के बारे में बताया गया है। कुछ पौधों में होने वाले टेबल 2.2 में कुछ बीमारी जो पौधों में अक्सर हो जाती है उनके बारे में बताया गया है। जैसे उसका नाम है सिट्रस कैंकर, वो होता है बैक्टीरिया से और वो हवा के थ्रू ट्रांसमिट करता है ना। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में होने वाले, गेहूं में होने वाला एक बीमारी है, ये फंगी की वजह से होता है, ये हवा और बीज दोनों से फैलता है। भिंडी में होने वाली ये बीमारी येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये वायरस की वजह से होता है और इसका जो ट्रांसमिट करता है वो कीड़े मकोड़े करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? बूझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बूझो जो है वो अपने एक दोस्त के घर गई थी, उसको वहां बुलाया गया था एक पार्टी के लिए, और उसने वहां बहुत तरह के खाने खाए और उसने वहां बहुत तरह के खाने पीने की चीजें खाई। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर वापस आई, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, तो वो उल्टियां करने लगी, एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और फिर उसे एक अस्पताल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने बताया कि उसका ये जो है कंडीशन है, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया। फूड मतलब खाना, पॉइजनिंग मतलब जब खाना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इन्फेक्ट कर देता है तो वो जहरीला बन जाता है, यह हमारे खाने के लिए उपयोगी नहीं रहता है, खराब हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जो है एक बीमारी है, वो कब हो सकती है? फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? जब उस खाने पीने के सामान को किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खराब कर दिया हो या खाने के लायक ना छोड़ा हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिन सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड पे उग जाते हैं या आ जाते हैं बाहर से कहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे खाने पे आ जाते हैं कभी, वो टॉक्सिक सब्सटेंस या वैसे सब्सटेंस, वैसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो कि खराब होती हैं, जहरीली होती हैं। These make the food poisonous, वो खाने को
जहरीला बना देता है, जिसकी वजह से सीरियस इलनेस और कभी कभी तो मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे खाने को बहुत ही संभाल के रखें, बहुत ही प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें, ताकि वो खराब ना हो। अब आता है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाने को हम बचाएं कैसे लंबे समय तक। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था फूड ग्रेन्स को, जो अनाज है उनको कैसे बचा सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। वो तो था कि कच्चा अनाज था, अब पके हुए अनाज को आप कैसे बचा सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड जो है अनयूज, जो मॉइस्ट कंडीशंस में रख दिया जाता है, अगर थोड़ा सा भी वो गीलापन उस पर रह जाए ब्रेड पे, तो वो क्या है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है ना, फंगस लग जाता है उसके ऊपर, जो वो ग्रे रंग का जो आप देखते होंगे बरसात के मौसम में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, स्पॉइल्ड जो खाना खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड फूड जो है वो बैड स्मेल, ठीक है, और बैड टेस्ट और उसका कलर चेंज होना, ये उसमें दिखना शुरू हो जाता है। उससे बहुत ही खराब स्मेल आने लगेगा, जो खाना खराब हो गया उससे उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और उसका कलर भी आम लेके आई, लेकिन वो उन्हें खा नहीं सकी, उसने रख दिया। लेटर शी फाउंड दैट, बाद में उसने देखा कि वो आम खराब हो गए थे और सड़ गए थे, रोटन। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। शी इज कंफ्यूज्ड। वो बाजार से लेके आई, उसने रख दिया तो वो खराब हो गए, लेकिन उसे ये याद आया कि उनकी दादी माँ वो जब अचार बना के रखती हैं उसी आम का, वो आम का अचार बना के रखती हैं, तो वो कंफ्यूज हो रही। अब इसी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इस तरफ दे दिया गया है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ कॉमन मेथड्स हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। हम अपने घरों में जो कॉमन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, तो वो 4 तरीके के मेथड्स हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक, 4 तरीके से उनको बचाया जा सकता है। एक केमिकल मेथड, एक एक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी साधारण नमक के इस्तेमाल से भी, शुगर के इस्तेमाल से भी यानी चीनी के इस्तेमाल से, ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरके के इस्तेमाल से, विनेगर मतलब सिरका होता है, और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मतलब किसी खाने की चीज को गर्म करना या बहुत ठंडे में रखना, वो उसकी वजह से उससे भी हम खाने को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। अब केमिकल मेथड्स में देखते हैं। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड। अब हम केमिकल मेथड्स देखते हैं। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नमक और जो खाने वाले तेल हैं वो बहुत ही कॉमन केमिकल्स हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने की चीजों पे। Therefore, they are called as preservatives. ये preservatives बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझना होगा। तो सॉल्ट और खाने वाले जो तेल हैं वो इस्तेमाल होते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. हम जो है सॉल्ट और तेल वगैरह जो डालते हैं पिकल्स में यानी अचार में, तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को रोक देता है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटासल्फेट 2 कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं, सोडियम बेंजोनेट और सोडियम
मेटाबाइसल्फेट. These are also used in jam and squashes to check their spoilage. ये जैम और स्क्वैशेस में, स्क्वैशेस मतलब जो फ्रूट के जो पल्प होता है ना, फ्रूट का जो गुद्दा होता है, उसको हम बहुत लंबे समय तक रखने के लिए स्क्वैश बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें जो दो केमिकल यूज होते हैं वो है सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. अब जो है कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक के मदद से भी हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखे होंगे मीट और फिश कई समय तक प्रिजर्व रहते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट से. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. वो जो है नमक लगा दिया जाता है मीट पे और फिश पे ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टर्मरिन एक्सेट्रा. नमक लगाने से आंवला, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम और टर्मरिन मतलब इमली, इसको भी हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं या हम खराब होने से बचा के रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. अब चीनी की मदद से हम क्या क्या चीजें प्रिजर्व करते हैं? जाम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ. चीनी जो है वो खाने की चीज का मॉइस्चर कंटेंट घटा देता है, यानी उसमें पानी है वो किसी खाने की वस्तु में नमी की मात्रा को कम कर देता है या पानी की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. अगला, हम तेल या सिरके की मदद से भी बहुत दिनों तक खाने की चीजों को बचा सकते हैं. जैसे पिकल हो गया, है ना, सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, फिश और मीट हो गया. उसके बाद आते हैं होल्ड एंड, इसके बाद आते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यानी गर्म करना और ठंडा करना. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है वो दूध को गर्म कर देती हैं रखने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले. Boiling kills many microorganisms. Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. मतलब जब उनको हम गर्म करते हैं तो भी माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम उनको काफी ठंडे में रखते हैं तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं खाने की चीजों पर. Pasteurized milk can be consumed without boiling it, as it is free from harmful bacteria. किस तरह के हम मिल्क को बिना गर्म किए भी पी सकते हैं? पास्चुराइज्ड मिल्क, यानी जो मिल्क पास्चुराइज है. पास्चुराइजेशन क्या होता है वो अब हम बताएंगे आपको. पास्चुराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम दूध को बहुत ही तेज गति से 15 से 30 सेकंड के लिए अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं. ठीक है, पानी कितने डिग्री पे बॉईल होता है? 100 डिग्री पे. हम 70 डिग्री पे इसको गर्म कर देते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए और तुरंत इसको चिल्ड कर देते हैं, एकदम ठंडा करके स्टोर कर देते हैं. तो इसमें सारे जीवाणु और कीटाणु मर जाते हैं और इसकी वजह से जो है लंबे समय तक दूध रह सकते हैं. ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन, और इसको जो डिस्कवर जिन्होंने किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है लुईस पास्चर. इनके पास्चर के नाम से ही, पास्चर से ही बना है पास्चराइजेशन. ठीक है, अब स्टोरेज और पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. अब उनको या तो रखना हो या तो पैक करना हो तो क्या है, अगर हम सील्ड कर देते हैं हम उन खाने की चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं. अगला जो सब टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन. You have learnt about the bacterium Rhizobium in class 6 and 7. Rhizobium जो है उस बैक्टीरिया के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है. It is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plant.
पल्सेस, वो नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो जैसे दाल वगैरह हो गया या मूंगफली हो गया, इस तरीके के पौधों में उनकी जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उन पौधों के लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, जैसे दाल के पौधे हो गए या जो ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली के पौधे हो गए, बीन्स हो गया, पीज हो गया, इनके सबके जड़ों में वो रूट नोड्यूल्स में जो जड़ों में रहते हैं, है ना, सच एज विथ विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, तेज जब बिजली चमकती है उससे भी नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है। इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है कि जो नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में है या वातावरण में है वो एक बराबर है। वो कैसे होता है? यू मे वंडर हाउ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये अगले हम सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे आप जरा ध्यान दें। प्रिजर्वेटिव्स क्या? वैसी चीजें जो हम खाने को लंबे समय तक सही रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खराब ना होने देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। स्टोरेज और पैकिंग के लिए सील्ड एयर टाइट पैक्स किए जाते हैं ताकि वो भी खराब ना हो। जो केमिकल्स जो यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव में, ये तो कॉमन चीजें हो गई, ये तो कॉमन चीजें हो गई। और जो दो केमिकल्स हैं उनके नाम है सोडियम बेंजोनेट और दूसरा जो केमिकल है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो केमिकल्स हैं में तक ठीक रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। कितने टेम्परेचर पे होता है वो, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो अगला टॉपिक है वो और हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आपको जो अभी पहले हम बता रहे थे कि इनकी जड़ों में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे जो लेग्यूम्स यानी दाल के जो पौधे होते हैं या ग्राउंडनट जो हो गया, मूंगफली जो हो गया, इनके पौधे की जो जड़ें होती हैं इनमें जो है रूट नोड्यूल्स जो बोलते हैं, जिनको हम राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो इनकी जड़ों में रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैसेस। हमारा जो वातावरण है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है या उसका एक भाग है। किस चीज का? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स का। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। कुछ बैक्टीरिया या कुछ जीवाणु, कीटाणु जो हैं वो, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, यानी नाइट्रोजन को सॉइल में देता है, बनाता है वहां पे, है ना, एटमॉस्फेयर से, और उसको ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे तत्व में बनाता है नाइट्रोजन के, जो कि पेड़ पौधे वगैरह या जानवर उसको ले सकते हैं। यूजेबल कंपाउंड्स मतलब जिनको यूज किया जा सकता है जानवरों और पेड़ पौधों के द्वारा।
इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, और ये नाइट्रोजन प्लांट्स अपने रूट सिस्टम के थ्रू लेती है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। वो नाइट्रोजन जो है फिर प्लांट जो है अपना प्लांट का प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल करती है। एनिमल, जो जानवर इन पेड़ पौधों पे फीड करते हैं या खाते हैं इन पेड़ पौधों को, वो क्या करते हैं, उनको वो प्रोटीन मिल जाता है, और दूसरे भी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो भी उनको पेड़ पौधों से मिल जाता है। पौधे और जानवर मर जाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जो बैक्टीरिया और फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, ये जो मिट्टी में जो प्रेजेंट होते हैं, ये उनके जो मरे हुए अवशेष हैं उनको नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो प्लांट के द्वारा दोबारा दोबारा इस्तेमाल किए जा सके। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas. कुछ दूसरे बैक्टीरिया जो हैं, ये एक अलग पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। कुछ अलग जो दूसरा बैक्टीरिया हैं वो जो है कुछ पार्ट जो उनका है, जो मरे हुए अवशेष हैं उनका जो है वो नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इसी वजह से जो है वो परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का वो मोर और लेस सेम रहता है एटमॉस्फेयर में। अगर आपको बहुत साधारण भाषा में समझाऊं तो आप इस तरफ देखिए, दाईं तरफ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो 78% है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। इससे जो है दो तरीके से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है मिट्टी में। एक होता है लाइटनिंग या जब बिजली चमकती है उसके थ्रू, और दूसरा होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। अब जब मिट्टी में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हो गया है, ठीक है, तो इनको जो है पेड़ पौधे ले लेते हैं अपनी जड़ों से, और उन पेड़ पौधों को एनिमल्स खा लेते हैं। जो घास खाने वाले या पेड़ पत्ते खाने वाले जो एनिमल्स है वो खा लेते हैं उनको, और बाकी जो है वो सॉइल में फिक्स हो जाता है नाइट्रोजन, और कुछ जो है वो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनके थ्रू जो है वो वापस गैस बनके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो ये कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन साइकिल, और चैप्टर नंबर ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सॉल्व करके डाल दूं। थैंक यू वेरी मच।